नमस्कार, मैं ममता सोनी। जैसा कि हमने आदिकाल पढ़ रहे हैं और हिंदी साहित्य का जो प्रथम काल है आदिकाल, और उसी काल के क्रम को आगे बढ़ाते हुए उसके अंतिम बिंदुओं के बारे में थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं और इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में जान लेते हैं कि किस प्रकार से परीक्षाओं में इनसे संबंधित यानी आदिकाल से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो थोड़ा-सा हमारा गद्य साहित्य के जो लेखक हैं और थोड़ा-सा रासो ग्रंथ के विषय में हम चर्चा कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए शुरू कर रहे हैं। ठीक है, हमने रासो ग्रंथ में आखिरी में अमीर खुसरो के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अमीर खुसरो के बाद हम देखते हैं विद्यापति जी। विद्यापति, इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए हैं विद्यापति, ठीक है, इनके द्वारा कीर्तिलता, कीर्ति पताका आदि लिखे गए हैं। तो सबसे पहले विद्यापति का देखते हैं पदावली। कौन सा है? पदावली। पदावली के विषय में देखते हैं कि इन्होंने क्या किया है। तो ये जो पदावली रचना है क्या है? ये विद्यापति की पदावली रचना है और इसकी रचना इन्होंने कब की थी? 14वीं सदी में। ठीक है, 14वीं सदी में इसकी रचना की है। तो आपको ध्यान रखना है पदावली किसकी रचना है? विद्यापति की है और इसकी रचना 14वीं सदी में की गई है। ठीक है, श्रृंगारिक रक्तिपरक मुक्तक काव्य है। क्या बताया है कि श्रृंगारिक है। ये रचना कैसी है? श्रृंगारिक है, श्रृंगारिक रचना है। साथ ही भक्तिपरक मुक्तक काव्य है। भक्तिपरक मुक्तक काव्य है। ठीक है, कौन सा है? भक्तिपरक मुक्तक काव्य है। कौन सा? पदावली, जिसकी रचना विद्यापति के द्वारा की गई है। ठीक है, आपको इनके रचनाकार का नाम याद रखना है और इनकी रचना है पदावली, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर रामवृक्ष बेनीपुरी ने इसे जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है। अब जो रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी, इन्होंने इस काव्य को लेकर यानी पदावली को लेकर क्या कहा है? फिर मैंने इसे, किसे? पदावली को, इसे जीव, ठीक है, इसे जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है। जीव और परमात्मा, ठीक है, परमात्मा के क्या है? संबंध का रूपक माना है। परमात्मा के संबंध का रूपक माना है। परमात्मा और जीव के आपस में संबंध को बताया है। श्रृंगारिक भक्ति रचना है, रामकृष्ण इसकी वर्ण की गई है। पदावली है जो कि विद्यापति द्वारा रचित है। ठीक है, दूसरी इनकी रचना है कीर्तिलता। कौन सी है? कीर्तिलता। कीर्तिलता, ये भी विद्यापति द्वारा रचित है। आपको ध्यान रखना है किसके द्वारा रचित है? विद्यापति। ठीक है, विद्यापति द्वारा रचित है। 14वीं सदी के अंत या 15वीं सदी के आरंभ का काव्य ये। 14वीं सदी के अंत में, 14वीं सदी के अंत, ठीक है, 14वीं सदी के अंत, ठीक है, या 15वीं सदी का आरंभ, या 15वीं सदी का आरंभ, आरंभ में लिखा गया ये। ठीक है, ठीक है, आरंभ में लिखा है। इसका काव्य रूप क्या है? प्रबंध काव्य। ये काव्य रूप किसमें माना जाता है? ये प्रबंध काव्य माना जाता है। ठीक है, प्रबंध काव्य है ये। कौन सा है? कीर्तिलता, जो कि विद्यापति द्वारा ही रचित है। ठीक है, पूर्वी और अपभ्रंश का इसमें, पूर्वी अपभ्रंश, क्योंकि आदिकाल को अगर देखा जाए तो अपभ्रंश भाषा का काल का माना जाता है। ठीक है, इसमें तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह द्वारा, क्या है? तिरहुत के राजा, तिरहुत के राजा, तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह द्वारा, कीर्ति सिंह द्वारा, तिरहुत के राजा हैं उनके द्वारा क्या है? अपने पिता का बदला लेने का वर्णन है। अपने पिता का बदला लेने का वर्णन है। बदला लेने का वर्णन है। तो हमें क्या याद ध्यान रखना है इसमें? एक ये भी ध्यान रखना है कि जो विषय वस्तु है क्या है? तो इसकी कीर्तिलता की विषय वस्तु कीर्ति सिंह राजा है। तो उन्होंने क्या किया है? क्या है इसमें? क्या है? पिता के बदला लेने का इसमें वर्णन किया गया है। विद्यापति ने जो इसमें कथा वस्तु डाली है वो उसके राजा के संबंध में ही बताई गई है। ठीक है, ऐतिहासिक महत्व दिखना है इसका। क्या है? ऐतिहासिक महत्व। तो इसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि ये इतिहास से संबंधित है और वास्तविक बात को इसमें दर्शाया गया है। तो ऐतिहासिक महत्व क्या है? जौनपुर नगर का यथार्थ वर्णन किया गया है इसमें। जौनपुर नगर का, जौनपुर नगर का यथार्थ वर्णन है। ठीक है, यथार्थ वर्णन है। तो ऐतिहासिक महत्व तो है ही सही, क्योंकि इसमें जो कीर्ति सिंह राजा हैं उनके द्वारा इनके पिता का बदला लेने का वर्णन किया गया है। तो उस समय की राजनीतिक, ऐतिहासिक और उसका इसका वर्णन है। साथ ही इसमें इतिहास में माना जाता है कि जोधपुर नगर का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है,
इसमें जो कवि ने स्वयं इसे कहानी कहा है, कवि ने स्वयं इसे कहानी कहा है, कवि ने स्वयं इसे कहानी कहा है। ठीक है, तो पूछा सब कहानी किसे कहा गया है, तो कहानी है इसे कीर्तिलता को कहा गया है कहानी। ठीक है, किसने कहा है, कवि ने स्वयं इसे। ठीक है, तो कवि कौन है, विद्यापति जी। ठीक है, स्वयं इसकी भाषा को अवहट माना है, स्वयं इसकी भाषा को अवहट माना है, यानी अवहट भाषा माना गया है, इसका अवहट माना है। ठीक है, कौन सी भाषा माना है, अवहट भाषा माना है। ठीक है, इसकी रचना भ्रंग भृंगी संवाद में है, इसकी रचना भ्रंग भृंगी संवाद में है, जैसा सुख सुखी संवाद के बारे में बताया था आपको हमने, भ्रंग भृंगी संवाद में है। ठीक है, तो ये क्या है, ये है कीर्तिलता, जो कि विद्यापति द्वारा रचित है। इसमें जो ऐतिहासिक महत्व, जैसे कि हमने बताया, इसमें ऐतिहासिक महत्व क्या है इसका, कि ऐतिहासिक महत्व है कि जौनपुर नगर का यथार्थ वर्णन है। साथ ही इसके जो कीर्ति सिंह राजा है, उसके पिता का बदला लेने का इसमें वर्णन किया गया है, और इसकी अगर भाषा को बताया जाए तो अवहट माना गया है। दूसरी इनकी है कीर्ति पताका, इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है टीजीटी में। कीर्ति पताका किसकी रचना है। ठीक है, ये पूछा गया है प्रश्न। तो आपको इस तरह से रचनाकार और जो कृतियां हैं इनका ध्यान रखना है आपको। तो कीर्ति पताका, जैसा कि मैं विद्यापति के बारे में ही आपको समझा रही हूँ, तो ये रचना भी हमारी किसकी है, विद्यापति की है। ठीक है ना, ये अप्राप्य है तो इसकी रचना, लेकिन ये अप्राप्य है, अप्राप्य यानी उपलब्ध नहीं है, कीर्ति पताका अभी उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तिरहुत के राजा शिव सिंह की प्रशस्ति है, इसमें क्या है, तिरहुत का जो राजा है, तिरहुत के राजा, ठीक है, तिरहुत के राजा क्या है, शिव सिंह की प्रशस्ति है, शिव सिंह की प्रशस्ति है, शिव सिंह की प्रशस्ति है। देखो, जो पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, तो उनकी प्रशंसा के संबंध में लेख अभिलेख लिखे जाते थे। जो प्रशंसा संबंधी अभिलेख हुआ करते थे, प्रशस्ति कहलाते थे। ठीक है, तो इनके अधीन आश्रीन जो राजा हुआ करते, जो कवि हुआ करते राजाओं के अधीन में, तो उनकी कथा के, उनके संबंध में बताया जाता है कि उन्हीं के आश्रयदाताओं का वर्णन कवि के द्वारा किया जाता था। तो ये जो तिरहुत के राजा शिव सिंह, उनकी प्रशस्ति है कौन सी है, कीर्ति पताका, ये उपलब्ध नहीं है। ठीक है, कि ये उपलब्ध नहीं है। अब कुछ हम गद्य साहित्य के विषय में बात कर लेते हैं। ठीक है, गद्य साहित्य, ये आदिकाल आदिकाल में हमने आपको समझाया कि किस तरह से क्या है, कि आदिकाल सबसे ज्यादा क्या रहा है, विवादों का समय रहा है, विवादास्पद रहा है। किसी ने इसे चारणकाल का, किसी ने इसे वीरगाथा काल का, किसी ने इसे प्रारंभिक काल का, किसी ने बीजप्पन काल का, सब अलग अलग प्रारंभिक आदि काल कहा गया, सबके द्वारा अलग अलग इसके कहा गया है। और आप सबको ये भी याद रखना है कि बीरप्पन काल, प्रारंभिक काल, चारण काल और सिद्ध सामंत काल, इस काल किसके द्वारा कहे गए, इनको ये आपको ध्यान में रखने हैं। तो आदिकाल में मैंने इसे चारण का आपको नाथ साहित्य के, सिद्ध साहित्य के, जैन साहित्य के समय बता दिया मैंने आपको, सब विषय के सबके बारे में अच्छे से आपको समझा दिया है। आपको रासो ग्रंथ के बारे में, रासो ग्रंथ भी आपको ध्यान रखना है, आदिकाल के समय में रहे हैं। तो इस तरह से सभी ग्रंथों को एक एक क्रम वाइज मैंने लेखकों कवियों के द्वारा रचना की गई है, उन सबके विषय में बता दिया। अब कुछ हमारे पास रहते हैं गद्य साहित्य। तो गद्य साहित्य भी आदिकाल के कुछ रहे हैं, उनके विषय में हम देख लेते हैं। ठीक है, कि गद्य साहित्य कौन सी है और इसके रचनाकार कौन है। तो सबसे पहले अगर गद्य साहित्य की बात करें तो कुवलयमाला जो सबसे प्रसिद्ध रहा है, कुवलयमाला, ध्यान रखना आपको, कुवलयमाला से भी प्रश्न आ चुका है। कुवलयमाला जो है वो किसके द्वारा रचित है, तो ये उद्योतन सूरी के द्वारा रचित है। किसके रचनाकार कौन है, उद्योतन सूरी। ठीक है, उद्योतन सूरी द्वारा रचित है कुवलयमाला। ठीक है, कब की रचना है, कब की रचना है, 9वीं सदी की रचना है। ठीक है, 9वीं शताब्दी में लिखी गई है रचना। इसमें आरंभिक ग्रंथ है, कुवलयमाला को आरंभिक गद्य ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, कौन सा, आरंभिक गद्य ग्रंथ माना जाता है कुवलयमाला को। ठीक है, भाषा के कारण चर्चित में रहा है, कि इसकी जो भाषा है इसको लेकर चर्चा में रहा है, भाषा के कारण चर्चित रहा है ये कौन सा, कुवलयमाला। और आपको इसके रचनाकार को ध्यान रखना है, वो है उद्योतन सूरी। ठीक है, उद्योतन सूरी रचनाकार है। अब नेक्स्ट देखते हैं राउलवेल, कौन सा है, राउलवेल। राउलवेल भी एक गद्य साहित्य है और इसके जो रचनाकार हैं वो है रोड।
10वीं शताब्दी में लिखा गया है, रोड इसके रचनाकार हैं। 10वीं शताब्दी में इसकी रचना की गई है, ठीक है, रचना की गई है। ये कौन सा काव्य? चंपू काव्य। कौन सा है? चंपू काव्य। तो चंपू काव्य के विषय में आपको पहले भी समझा दूँ, जिसमें क्या है, गद्य और पद्य का मिश्रण होता है, वो कौन सा काव्य कहलाता है? वो हमारा चंपू काव्य कहलाता है, यानी गद्य और पद्य दोनों का इसमें मिश्रण पाया जाता है, ठीक है। नायिका राहुल का नक्सिक वर्णन किया गया है। इसमें क्या है, राहुल कौन है? नायिका है। तो नायिका जो है, ये नायिका राहुल, ये राहुल नायिका है। इसका राहुल का नक्सिक वर्णन है, नक्शिक या नपुंसक शिकावता का वर्णन किया गया है, यानी इसका पूरा वर्णन इसके राहुल बेल में किया गया है किरोड़ के द्वारा, ठीक है। हिंदी साहित्य में नक्शिक वर्णन का श्रृंगार, हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य में नक्शिक जो वर्णन है, ठीक है, नक्शिक वर्णन, ठीक है, नक्शिक वर्णन का श्रृंगार, नक्शिक वर्णन का श्रृंगार परंपरा का सूत्रपात हुआ, ठीक है। नक्शिक वर्णन का श्रृंगार परंपरा का सूत्रपात, यही से माना जाता है परंपरा का सूत्रपात, ठीक है। तो ये हुआ राहुल बेल, जो कि रोड के द्वारा लिखा गया है। इसमें जो नायिका है उसका नक्शिक वर्णन है, और ऐसा माना जाता है कि नक्शिक परंपरा का सूत्रपात जो है यही से माना जाता है। अगला है हमारा उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, उक्ति व्यक्ति प्रकरण है हमारा, गद्य काव्य है ये, ठीक है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है, और इसके रचयिता है दामोदर शर्मा। कौन है? दामोदर शर्मा। और इसका समय रहा है रचना का 12वीं शताब्दी, ठीक है, 12वीं सदी इसका रचना काल का समय रहा है। गद्य पद्य मिश्रित शैली है ये, यानी अगर हम कहें गद्य पद्य मिश्रित शैली, जिससे अगर आपसे पूछा जा सकता है कि गद्य पद्य मिश्रित शैली को क्या कहा जाता है, जैसे कि अभी मैंने राहुल बेल में बताया था, तो वो क्या कहलाती है? चंपू काव्य कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखिए व्याकरण ग्रंथ है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या है? व्याकरण ग्रंथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण क्या है? एक व्याकरण ग्रंथ है, तो आपको इसके विषय में ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। कौन सा ग्रंथ है? व्याकरण ग्रंथ है ये, ठीक है। बनारस के निकटवर्ती प्रदेशों की भाषा, ठीक है, बनारस के निकटवर्ती प्रदेशों की भाषा, बनारस के निकटवर्ती, क्या है? निकटवर्ती प्रदेशों की भाषा, ठीक है, क्या है? प्रदेशों की भाषा, ठीक है। प्रदेशों की भाषा व संस्कृति का चित्रण, भाषा व संस्कृति का चित्रण है, क्या है? संस्कृति का चित्रण है। कौन सा? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो दामोदर शर्मा द्वारा रचित है, ये व्याकरण ग्रंथ है, आपको ध्यान रखना इसमें ना, चित्रण है इसमें। आदिकालीन काव्य रूपों की जानकारी का स्रोत है, आदिकालीन, आदिकाल में जितने लिखे गए हैं, आदिकालीन काव्य रूपों की, काव्य रूपों की, काव्य रूपों की क्या है? जानकारी का मुख्य स्रोत माना जाता है, जानकारी का स्रोत है। तो जानकारी का स्रोत कौन सा है? वो है हमारा उक्ति व्यक्ति प्रकरण, जो आदिकालीन जो हमारे काव्य रूप है उनकी जानकारी का स्रोत है। और इसमें बनारस के निकटवर्ती प्रदेशों की भाषा और संस्कृति का चित्रण बताया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अगला जो है हमारा है वर्ण रत्नाकर। कौन सा है? वर्ण रत्नाकर, वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा रचित है। कौन है? ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा रचित है, इसके रचयिता ज्योतिश्वर ठाकुर हैं, ठीक है। तो ज्योतिष ठाकुर, इनका समय भी जो हमारे इनका समय से 14वीं सदी शताब्दी का माना गया है, 14वीं सदी इनका समय रहा है, ठीक है। मैथिली में रचित, मैथिली कौन सी है? बिहारी भाषा है, मैथिली, मैथिली में रचित है ये, ठीक है। मैथिली, मगही, ये सभी क्या है? बिहारी भाषा है, भोजपुरी वगैरह, ठीक है। शब्दकोश सा प्रतीत होता है, अगर इसको हम देखें तो क्या है? शब्दकोश सा प्रतीत होता है, ये कैसा होता है? शब्दकोश सा प्रतीत होता है। जैसे ऊपर जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है वो क्या है? व्याकरण ग्रंथ है, इसी प्रकार ये वर्ण रत्नाकर जो है क्या है? शब्दकोश से प्रतीत होता है। संपादक एक सुनीति कुमार चटर्जी, अगर इसके संपादक के बारे में पूछा जाए तो वो है सुनीति कुमार चटर्जी, सुनीति कुमार चटर्जी माने जाते हैं इसके संपादक, ठीक है, सुनीति चटर्जी। वे पंडित जो बबुआ मिश्र हैं, वह पंडित बबुआ मिश्र क्या है? इसके संपादक माने जाते हैं। मिश्र चटर्जी दोनों इसके संपादक माने जाते हैं। प्रकाशक जो किसके द्वारा किए गए, देखिए आप इसका प्रकाशक बनता है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है,
इसके द्वारा इसका प्रकाशन किया गया है। एशियन सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया है। तो वर्ण रत्नाकर अगर कैसा माना जा रहा है कि ये एक जो शब्दकोश के समान प्रतीत होता है, मैथिली में रचित है और इसके ज्योतिष ठाकुर इसके रचयिता हैं। ठीक है, तो ये हमारा कुछ गद्य काव्य थे आदिकाल के जो इम्पोर्टेंट थे। राहुल वे जैसे हमने ये उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, वर्ण रत्नाकर है, तो इन सबके बारे में आपको समझाया। अब इससे संबंधित हमने आदिकाल पूरा पढ़ लिया। आदिकाल क्या किस तरह के द्वारा नाम रखा गया, आदिकाल में कौन कौन से कवि हुए, आदिकाल को कितने भागों में बांटा गया, आदिकाल को किसी ने सिद्ध सामंत कहा, किसी ने प्रारंभिक काल कहा, किसी ने बीजप्पन काल कहा, किसी ने क्या कहा। तो इन सब के विषय में हमने अच्छे से विस्तार पूर्वक पढ़ लिया है। अब प्रश्न ये उठता है कि इसमें इससे संबंधित परीक्षाओं में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो कुछ परीक्षा कुछ पिछले सालों से जो पूछे जा रहे हैं इस प्रकरण इस टॉपिक से संबंधित। हमारा टॉपिक केवल आदिकाल है, वो अंदर की बात होती है कि ये सिद्ध काल है, ये सामंत काल है, ये जैन साहित्य है, ये रासो साहित्य, ये सब आदिकाल के अंतर्गत है। अब इनसे संबंधित जो प्रश्न होंगे उनके विषय में मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। तो जैसा कि आदिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम चर्चा कर लेते हैं ताकि हमें आदिकाल के बारे में एक ये आइडिया लग जाता है कि इसमें जो प्रश्न होंगे वे किस तरीके से पूछे गए। तो हमने आपको बहुत अच्छे से सारी जितनी भी जानकारी थी, जितने भी तथ्य हैं, सब अच्छे से समझा दिए हैं। अब प्रश्नों के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न आदिकाल से संबंधित। तो सबसे पहले अगर मैं प्रश्न हूँ तो हम देखते हैं हिंदी साहित्य के प्रथम काल को, जो कि हमने सबसे पहले पढ़ा हिंदी साहित्य के। ठीक है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? आदिकाल नाम किसने दिया? नाम किसने दिया? ठीक है, तो ये प्रश्न दिया, ये प्रश्न पूछा गया आपका टीजीटी में 2004 में पूछा गया। ठीक है, तो किसने दिया इस आदिकाल को? अगर हम पूछें प्रथम काल को आदिकाल का नाम किसने दिया, तो उसका उत्तर होगा हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी। मैं एमसीक्यू नहीं कर रही हूँ, केवल वन वर्ड में आंसर दे रही हूँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि उसमें समय ज़्यादा व्यतीत हो रहा है तो मुझे ठीक नहीं लगा, इसलिए मैं आपको केवल इसके उत्तरों को बता रही हूँ। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इसमें रामचंद्र शुक्ल कोई और भी नाम आ सकते हैं, तो आपको याद रखना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा जो प्रथम काल है उसे आदिकाल कहा गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि जैसे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। हमारे पास सूची 1 है, ठीक है, सूची 1 को, ठीक है, सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, 2 से मिलान, ये प्रश्न सब आए हुए हैं। जरूरी नहीं कि कब आया है, टीजीटी, पीजीटी, यूपी सब में एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न इसी तरह से पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सूची लिखना है। सबसे पहले मैं लिख देती हूँ इतिहासकार। इतिहासकार कौन है? ठीक है, इतिहासकार। और दूसरा लिख देती हूँ मैं नामकरण। तो यहाँ हम देख लेते हैं नामकरण, यानी आदिकाल का नामकरण किसके द्वारा किया गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जैसे हमारे पास नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मैं चारों लिख देती हूँ, फिर हम इसका मिलान करेंगे और इसके ऑप्शन को आप आसानी से हम समझ जाएंगे कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है। दूसरा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रथम काल जो है उसको आदिकाल का है। ठीक है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है राहुल सांकृत्यायन। क्या है? राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन। और नेक्स्ट है हमारे मिश्र बंधु। अब हमें ये देखना है कि किन किन के द्वारा आदिकाल के विषय में क्या कहा गया है। तो इतिहासकार ने कहा है, जैसे हम पहले लिखते हैं प्रारंभिक काल, प्रारंभिक काल। ठीक है, प्रारंभिक काल है। दूसरा हमारे पास है वीर गाथा काल, वीर गाथा काल। ठीक है, तीसरा है हमारे पास सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सामंत काल। हमने सिद्ध साहित्य पढ़ा था। ठीक है, सिद्धों में कौन कौन से सिद्ध हुए हैं, जैसे कि हमने 84 सिद्धों के बारे में बताए थे, लेकिन महत्वपूर्ण सिद्धों की हमने चर्चा की थी। चौथा है इसमें आदिकाल। अब हमें ये देखना है कि आदिकाल किसके द्वारा कहा गया है। तो आदिकाल जैसे ऊपर लिखा हुआ, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, अगर मैं कहूँ कि आदिकाल इनके द्वारा कहा गया। ठीक है, अब आता है हमारा रामचंद्र शुक्ल के द्वारा क्या कहा गया है। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को या प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल कहा है। ठीक है,
राहुल साकरात्य ने क्या कहा है? राहुल साकरात्य ने कहा है सिद्ध सामंत काल। राहुल साकरात्य ने आदिकाल को क्या का नाम दिया है? सिद्ध सामंत काल का है। और मिश्र बंधु के द्वारा क्या कहा गया है? प्रारंभिक काल का नाम दिया गया है। तो इस तरह से आपको मैचअप करने होते हैं। फिर ऑप्शन आपको अपने आप देखने होते हैं कि पहले में 2 है, दूसरे में आपका 4 है, तीसरे में 3 है और चौथे में 1 है। तो इस तरह से आप मिलान कर सकते हैं। तो ये प्रश्न आए हुए हैं एग्जाम में, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, मैं प्रश्नों का स्वरूप बता रही हूँ, किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा का नाम किसने दिया? हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया? वीर गाथा नाम किसने दिया? ये भी टीजीटी पूछा गया है, किसने दिया, ठीक है। तो ये यूपी टीजीटी 2000 पीजीटी में पूछा गया, टीजीटी और पीजी दोनों में पूछा गया है। तो वीर गाथा काल नाम किसने दिया? तो ये आ जाता है हमारा, जैसा कि हमने पढ़ा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा क्या कहा गया है कि जो प्रारंभिक काल है उसे वीर गाथा काल कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, आदिकाल को बीजप्पन का नाम किसने दिया? आदिकाल को बीजप्पन का नाम किसने दिया? ठीक है, आदिकाल को बीजप्पन का नाम किसने दिया? बीजप्पन के संदर्भ में मैंने आपको समझा दिया था कि बीजप्पन का मतलब क्या है। आदिकाल को बीजप्पन का नाम किसने दिया? ठीक है, नाम किसने दिया? बीजप्पन यानी इसमें जैसे सभी कालों के गुण में निहित थे, तो इसलिए इस काल को क्या कहा गया, किसने दिया? तो ये बीजप्पन कहा गया। और ये बीजप्पन काल किसके द्वारा कहा गया? तो वो कहा गया है हमारा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है कि जो काल है वो क्या है? बीजप्पन काल है। और ये हमारा सवाल आया है यूजीसी नेट में आ चुका है, ठीक है, नेट का सवाल है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। साहित्य जो जन समूह के हृदय का निवास है, साहित्य जन समूह के हृदय का, साहित्य जो जन समूह के हृदय का विकास है, ये किसके द्वारा कहा गया? प्रश्न आता है हमारा, ये परिभाषा किसकी है? तो ये है परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा किसकी है पूछा जाता है आपसे। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो साहित्य सभी साहित्य जो होते हैं क्या होते हैं? जन समूह के हृदय के विकास होती है। तो ये किसने कही है? ये किसके द्वारा पंक्ति कही गई है? तो वो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। किसके द्वारा की गई है? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा कही गई है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, साहित्य जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। साहित्य जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। संचित प्रतिबिंब है, ठीक है, संचित प्रतिबिंब है। लेखक कौन है? लेखक हैं इसके, तो इसके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। ये भी पूछा गया है एग्जाम में। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि परीक्षाओं में आ चुके हैं और संभावना आगामी परीक्षाओं में आने की संभावना रहती है। तो हम उसी तरह के प्रश्नों को दोहराने का अभ्यास करते हैं और देखते हैं कि प्रश्नों का निर्माण जो किस तरीके से किया जाता है। जब हम सारे तथ्य पढ़ लेते हैं, सारे आंकड़े पढ़ लेते हैं, साहित्य को पढ़ लेते हैं, लेखक कृति सब पढ़ लेते हैं, कृतियाँ कृतिका, उसके बाद हम प्रश्नों का स्वरूप देखते हैं कि प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं ताकि हमें उनमें आसानी रहे समझने में। नेक्स्ट प्रश्न है, अमीर खुसरो का पूरा नाम है। अमीर खुसरो का पूरा नाम है। तो अमीर खुसरो का पूरा नाम है, ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जा चुका है, ठीक है, पूरा नाम है। तो अमीर खुसरो का पूरा नाम पूछा चुका है। इनका पूरा नाम है अब्दुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो। अब्दुल हसन खुसरो भी आएगा कई जगह, ठीक है, अब्दुल हसन, ठीक है, अब्दुल हसन यमीनुद्दीन, ठीक है, यमीनुद्दीन खुसरो। इनका बाद में अमीर खुसरो हो गया। तो ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन में अब्दुल हसन आएगा, दूसरे में अब्दुल हसन खुसरो आएगा, तीसरे में अब्दुल हसन यमीनुद्दीन आएगा, चौथे में अब्दुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो पूरा आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अमीर खुसरो का पूरा नाम अब्दुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन में
हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन में, इतिहास के लेखन में, ठीक है, लेखन में काल विभाजन और नामकरण। पहला है काल विभाजन, ठीक है, काल विभाजन और नामकरण, काल विभाजन और नामकरण, ठीक है, का प्रथम प्रयास करने वाले हैं। काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले हैं, प्रथम प्रयास करने वाले हैं वो कौन है? तो जैसा कि हमने देखा कि हिंदी साहित्य को जो है कौन से कालों में बांटा, जैसे 1000 से 14वीं शती तक हमने देखा कि आदिकाल है, 14 से 17 तक, उसके बाद पूर्व मध्यकाल है, उसके बाद ये है, सब ये है। तो इसका सबसे पहले काल विभाजन नामकरण सबसे पहले किया तो सभी ने, 4 ग्रंथ जैसे थे, 3-4 स्पेशली उनके नाम आते हैं, लेकिन विशेष रूप से अगर प्रथम पूछा जाता है तो नामकरण प्रथम प्रयास करने वाले हैं। तो आपको याद रखना है कि इनका प्रथम प्रयास करने वाले जो लेखक हैं वो है डॉक्टर ग्रियर्सन, ठीक है, डॉक्टर ग्रियर्सन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सहजयान के प्रवर्तक क्या हैं? सहजयान कृति है ये, तो सहजयान के प्रवर्तक हैं, कृति नहीं, एक प्रवर्तक धर्म है, इसके प्रवर्तक यानी कौन है? तो इसके प्रवर्तक सहजयान और ब्रजयान बौद्धों की शाखा के संबंध में। तो इसको, इस शाखा को आगे बढ़ाने वाले कौन माने गए? तो वो है हमारे सरहप्पा। कौन है? सरहप्पा, ठीक है। तो ये प्रश्न भी आपके टीजीटी और यूपी के अंदर आया है, ठीक है। नेक्स्ट, संदेश राशक के रचयिता हैं, संदेश राशक के रचयिता हैं, राशक के रचयिता, संदेश राशक के रचयिता कौन है? तो ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। अब संदेश राशक किसके द्वारा लिखा गया है? तो वो है अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान। और अब्दुल रहमान को हर बार मैं बताती हूँ, जब भी अब्दुल रहमान का नाम आता है तो इनका नाम अध्यमान भी है, तो आपको ध्यान रखना है। एग्जामिनर अध्यमान के नाम से भी कोई प्रश्न उठा सकता है, तो आपको ये याद होना चाहिए कि अब्दुल रहमान ही अध्यमान के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा जो है वो है, आत्मबोध किसकी रचना है? आत्मबोध, आत्मबोध किसकी रचना है? किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? ये भी हमारा किसमें एग्जाम में आ चुका है, आत्मबोध। तो ये है हमारे गोरखनाथ। किसकी रचना है? गोरखनाथ की रचना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, विद्यापति की कौन सी रचना, विद्यापति अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है, कीर्ति, कीर्ति लताका, कीर्ति पताका, ये सभी हमने इसके विषय में पढ़ी थी। तो विद्यापति की कौन सी रचना, कौन सी रचना, ठीक है, विद्यापति कौन सी अभी तक संपादित होकर, अभी तक संपादित होकर, संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है, प्रकाशित नहीं हुई है, इसलिए तो हमने ये जब आपको पढ़ा रहे थे तो इसके विषय में लिखा था अप्राप्य। तो वो ही रचना है जो संपादित हुई लेकिन प्रकाशित नहीं हो पाई है, इसलिए वो अप्राप्य है। तो ये तो कौन सी रचना विद्यापति की, जैसे हमने विद्यापति की अभी आपको रचना के संबंध में आपको बता रहे थे कि विद्यापति की हमने पदावली पढ़ी थी, कीर्ति लता पढ़ी, कीर्ति पताका पढ़ी। ऑप्शन अगर आपको पदावली है, कीर्ति लता है, कीर्ति पताका है, तो आपका निश्चित रूप से कौन सा जाएगा? उत्तर होगा आपका कीर्ति पताका, ठीक है। कीर्ति पताका जो है रचना विद्यापति की, वो क्या है? अप्राप्य है, यानी वो प्राप्त नहीं है। हमने आपको जब पढ़ा रहे तो उस समय आपको अच्छे से समझा दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है, सिद्ध सामंत काल में हमने पढ़ा था, सिद्ध साहित्य जो हम पढ़े थे तो उसमें आपको ये समझाया था। तो प्रश्न हमारा क्या है? सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त, ठीक है, क्या है? सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त है, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त, ठीक है, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है, भाषा को कहा जाता है, यानी सिद्ध कवियों के द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वो कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा हमारा संध्या, या संधा भी कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? संधा भी कहा जाता है, ठीक है। हमने संध्या भाषा का प्रयोग है, हमने आपको समझाया था, सिद्ध साहित्य पढ़ा रहे थे, कई कवियों के द्वारा संध्या संधा भाषा का प्रयोग किया गया है, ठीक है। बौद्धगान ओ धुआ, नेक्स्ट है हमारी बौद्धगान ओ दुहा, ठीक है, बौद्धगान ओ दुहा, ठीक है, का संपादन किसने किया? का संपादन किसने किया?
किसने किया? तो संपादन किसने किया, ये प्रश्न है। ठीक है, तो इस प्रश्न को क्या हुआ इसका उत्तर? बौद्धगान और दोहा का संपादन करने वाले हरप्रसाद शास्त्री। कौन है? हरप्रसाद शास्त्री। संपादन दोहा का संपादन करने बौद्धगान और दोहा का संपादन किसने किया था? हरप्रसाद शास्त्री के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आला खंड का दूसरा नाम है। आला खंड का देखो, आपको ध्यान रखना है कि एग्जामिनर ने कितने अच्छे ढंग से प्रश्न का निर्माण किया है। तो आला और ऊधल जो रासो ग्रंथ है हमारा, उसके अंदर वर्णन है, जैसा कि हमने बताया था आपको कि जो वहाँ के राजा थे परमार देव परमार, ठीक है, उनके वीर सेनापति माने गए हैं आला और उदल। और तो आपको याद रखना है, तो वो आला उदल परमार, तो परमाल राजा के रहे थे, तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये किस में रहेगा? परमाल रासो में। किस में रहेगा? परमाल रासो। तो प्रश्न किसी भी तरीके से एग्जामिनर के द्वारा लिया जा सकता है। आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न जो लिया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे जो कथा वस्तु है, हमारे जो कृतिकार हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं, उनसे संबंधित किसी भी तरीके से प्रश्न आ रहा है, तो हमें उस पर विशेष रूप से पकड़ होनी चाहिए और हमें याद रहना चाहिए कि ये किस तरह, कौन सा ग्रंथ के अंतर्गत था, ये चरित्र कौन सी किस ग्रंथ के अंतर्गत आता है, उसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि परमाल रासो में इसका वर्णन है, तो उसने परमाल रासो ना देकर इसको किस तरह से पूछा, आलाखंड का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, ये परमाल रासो को किस और नाम से जाना जाता है? वो आलाखंड के नाम से जाना जाता है, तो हमें ध्यान रखना है इस बात का। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाली, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले, ठीक है, खड़ी बोली जो हमारी हिंदी है, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले, रचना करने वाले, ठीक है, कवि का नाम है, कवि का नाम है। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या है, ये देखा है। तो कवि का नाम है अमीर खुसरो। जैसा कि हमने अमीर खुसरो से एक प्रश्न आया था, अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है? तो अमीर खुसरो को हमने बताया था अब्दुल हसन यमनुद्दीन खुसरो है, तो आपको याद रखना है ये खड़ी बोली के रचनाकार अमीर खुसरो को ही माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे प्रश्न परमाल रासो काव्य कृति में कवि का नाम है, परमाल रासो, परमाल रासो, अभी जैसे आलाखंड हमने पढ़ा था, ठीक है, परमाल रासो काव्य कृति के, काव्य कृति के, ठीक है, कृति के, कृति की लिख दिया है, के आना चाहिए, के कवि का नाम है, कवि का नाम है। तो परमाल रासो से देखो प्रश्न किस तरह से दो तीन प्रश्न आ चुके हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है कि बहुत आसान है परमाल रासो, इसमें आला उदल का वर्णन है, इसमें ये है, इसमें वो है। आपको तो ये याद रखना है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उस पर हमारा कमांड होना चाहिए, उस पर हमारी पकड़ होनी चाहिए। तो परमाल रासो कवि काव्य कृति के कवि का नाम जगनिक है। क्या है? जगनिक। तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने कुछ प्रश्नों को उठाया था जो पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं, और उन प्रश्नों के माध्यम से आपको एक आसानी रहेगी कि प्रश्न जो हैं, जब हम पूरी थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, इसको सभी चीज़ों को अच्छे से देख रहे हैं, तो उनसे प्रश्न कैसे बनेंगे और आगामी सत्र में या आगामी जो हमारी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी उसमें प्रश्नों को किस तरह से पूछा जाएगा, तो ये दोनों ही कंपेरिजन अगर आप निकालेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत फ्रूटफुल रहेगा। तो ये जो हमारा अब तक का हमने जितना भी आपको आदिकाल के संबंध में वर्णन किया है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये होता है हमारा आदिकाल का आज का जो पूरा विस्तार से वर्णन है, कंप्लीट हो गया है। मैंने हर चीज़ को, हर विषय वस्तु को, हर ध्यान में रखकर अच्छे से आपको समझाया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है।